अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। ज़रा बात करेंगे इकॉनमी को लेकर। पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। बचपन से हम भी सुन रहे थे, हमारे बड़े भी यही सुनाते आ रहे थे। अखबारात पढ़ता था तो भी यही देखते थे, टेलीविज़न देखते थे तो भी यही मिलता था। आज भी हम यही कह रहे हैं, हम खुद सहाफ़त में आ गए, आज भी हम यही बात कर रहे हैं। क्यों मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ऐसा क्या मसला है हमें? अब ये जो ऑयल है, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद जिस सतह पर फ़ी बैरल ऑयल पहुंचा, क्या हमारे पास इसका कोई ऑल्टरनेट हल मौजूद था? कोई जंग एक दिन की नहीं थी, 2 महीने मुसलसल चली, अब भी जंग के ख़तरात दोबारा मंडला रहे हैं। तो क्या अब हमारे पास इसका कोई तोड़ है, कोई हल है, या किसी के पास कोई तजवीज़ है? गवर्नमेंट किस चीज़ पर सोच रही है, कुछ पता है हमें? तिजारती खसारा 11 माह में पाकिस्तान का बढ़कर 34 अरब 76 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। और ये तिजारती खसारा बढ़ने से काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जिस पर बहुत ज़्यादा दबाव आता है। इस पर ज़रा आज बात करेंगे। 2026-27 के बजट की बात करेंगे। जायदाद की शायद ख़रीदो फ़रोख्त में जो टैक्स लग रहे हैं उसमें शायद कोई कमी करें तो रियल इस्टेट सेक्टर बेहतर हो जाए, जो पिछले 3-4 सालों से बहुत दबाव का शिकार है। लेकिन क्या खाली रियल इस्टेट सेक्टर को ही इस सारी मुश्किल से निकालना है, क्योंकि उसके साथ 50-60 इंडस्ट्री जुड़ी होती हैं, या फिर बाकी सारी इंडस्ट्री और आम पब्लिक के लिए भी कुछ करना है? सोलर सालिफीन, उन बेचारों की हौसला शिकनी मुसलसल हो रही है। नई नई तजावीज़, नई नई पॉलिसीज़ सामने आ जाती हैं। हम क्यों ये बार बार लोगों को डराते हैं जी आप बिजली कम इस्तेमाल करें, आप पर जो फिक्स चार्जेस हैं ना वो ज़्यादा लग जाएंगे। तो मतलब आप बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें, बिल ज़्यादा भरें अगर आपने इस मुल्क में रहना है। अजीब, मुझे समझ में नहीं आ रही जो हमारे वज़ीर बिजली व पानी हैं वो चाहते क्या हैं और क्यों ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। इस पर भी ज़रा बात करेंगे। दरामदात, इस पर बात करूँगा। क्या ऐसी नुमायाँ बेहतरी आई है दरामदात में, जबकि मुझे लगता है कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप इतना बड़ा है कि हम अगर एक्सपोर्ट्स के गैप को कम करने जाएँ तो शायद इंपोर्ट के मुकाबले में 0.1% या 2% ही हो। तो हम अभी उसको भी मैच नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मामलात हैं और हम ज़रा इन सारी चीज़ों पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। बजट को लेके बात करेंगे। नईम सिद्दीकी साहब माहिर मईशत भी हैं, माहिर इक़्तिसादियात भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नौरीन गफ़ार साहब नौरीन गफ़ार साहिबा माहिर मईशत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में आयमा मेहदी भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। डॉक्टर आयमा मेहदी भी इकॉनमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों हज़रात जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। नईम साहब, पहले ज़रा हम ये 11 माह का जो बढ़ता हुआ तिजारती खसारा है इस पर ज़रा आपसे बात करूं। क्या हम हर माह क्यों ये देख रहे हैं और क्यों ये ख़बर आ जाती है तिजारती खसारा बढ़ रहा है, जबकि हमारे बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे इंडिकेशंस जो थे बतौर वज़ीर ख़जाना हमें बता चुके हैं कि वो तो बेहतर हो रहे हैं। कैसे बेहतर हो रहे हैं अगर 11 माह में हमारा तिजारती खसारा 34 बिलियन से बढ़ गया है? जी शुक्रिया अरसान साहब। देखिए, ये एक हमारा बहुत पुराना इशू है और जैसे आपने अपने इब्तिदाइया में भी फरमाया कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं वो ख़राब हैं। देखिए, इस वक्त हमारी इकॉनमी का अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें तो बेसिकली हम एक इम्पोर्ट बेस इकॉनमी है। हमारा ज़्यादातर दारोमदार जो है वो इम्पोर्ट पर है और इसी इम्पोर्ट के बढ़ने की वजह से हमारी जो है वो ट्रेड डेफिसिट जिसको हम कहते हैं वो बढ़ जाता है। अभी 11 महीनों में अगर आपने देखा है तो ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा 34 बिलियन बल्कि 35 बिलियन के करीब इस वक्त हमारा ट्रेड डेफिसिट है। और इसकी मेन वजह ये है कि हमारी एक्सपोर्ट कम है। और अभी भी आप देखें कि इस साल भी हमारी एक्सपोर्ट में जो कमी हुई है, तकरीबन 5.6% हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है। और ये शुरू से ही हमारा इशू रहा है पिछले 10 साल से। कभी हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का इशू होता है, कभी हमारी यूटिलिटीज़ का इशू होता है, प्राइसेस का इशू होता है, एनर्जी की प्राइस का इशू होता है। और इंटरनेशनल मार्केट में हम इतने कंपेटिटिव रहे नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे जो पीयर कंट्रीज़ हैं, जो हमारी एक्सपोर्टर्स कंपिटिटर्स हैं मार्केट में, उनके मुकाबले में शायद हम इतने कामयाब नहीं हो रहे। और दूसरा, हमने इंटरनेशनल मार्केट में कोई नई मंडियां भी तलाश नहीं किया। हम अपनी कन्वेंशनल एक्सपोर्ट पे GSP प्लस के चक्कर में या अमेरिका में जैसे हमारी मेजर एक्सपोर्ट होती है, हम यूरोप और अमेरिका पे ज़्यादा फोकस हैं। हम मिडल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया या साउथ अमेरिका या वो दूसरे ममालिक जो हैं
उनके ऊपर हमारा फोकस नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। यही अगर आप इसको कंपेयर करें तो हम पिछले 20 साल से किसी किस्म की भी एक्सपोर्ट में हम जो है ना कामयाबी हासिल नहीं कर सके, और हमारे मुकाबले में बांग्लादेश और वियतनाम जो है वो तकरीबन, वियतनाम को तो मैं ये कहूँगा कि वो तो हमसे 100 गुना एक्सपोर्ट में बढ़ गए, $500 बिलियन की एक्सपोर्ट करें। बांग्लादेश भी 60-70 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करे, और हम लोग अपने ही मामलात में उलझे हुए हैं। लेकिन चूँकि हमारी एक्सपोर्ट भी जो है वो इंपोर्ट बेस है, यानी कि हम यार्न भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम डाइज भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम केमिकल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी जो वैल्यू एडिशन जो हम करते हैं वो बहुत कम है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम $10 की चीज़ इंपोर्ट करके $100 में एक्सपोर्ट करें। तो सर हम क्या कैसे रहे थे कि हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं? ये कैसे नहीं ऐसे ये इसलिए कि दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। आज मैं आपको खुल के ये बात बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन पे उसका जोर है। उन्होंने FBR को लगाया हुआ है जी। अब देखें ना, इस साल 15 ट्रिलियन का उन्होंने टारगेट दे दिया है। अब ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये आपकी मेरी जेब से निकलेंगे, बिजनेसमैन की जेब से निकलेंगे। तो ये जब आप इतने टैक्सेशन बढ़ा देंगे, अब आप इस मुल्क में देखें कि पिछले 5 साल में 90 के करीब मल्टीनेशनल जो है या कंपनीज जो हैं वो वाइंड अप करके चली गई हैं। उस पर स्टडी होनी चाहिए कि वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियाँ, दूसरी कंपनियाँ, वो 25 करोड़ के बाद, यानी कि कंज्यूमर जो FMC चीज़ है वो क्या वजह है कि वो सर उनके जाने की बड़ी वजह आप सबको पता है, टैक्सेशन का मसला है। वो कहते हैं 100 रुपया कमाएं 60 रुपए दें। हाँ, तो ये नहीं हो सकता। तो ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, और जिसकी वजह से उसका जो फॉल आउट ये आ रहा है कि हमारा जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत डिसहार्ट हो रहा है। अब रोज़ सुनते हैं जी 100 मिलें बंद होगी, टैक्स है कि 150 मिलें बंद होगी। कहाँ 60 मिलियन बेल आप प्रोड्यूस करते थे, कहाँ हम 4 मिलियन बेल पे आ गए हैं। कोई आपने हमारी जो तजारती जो कम्युनिटी है या हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको भी अब कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई वो ऐसी नई जिद्दत पैदा करें, कोई ऐसा सरप्लस स्टॉक पैदा करें, इंटरनेशनल मार्केट में अपने वेयर हाउसेज बनाएं, दुबई में वेयर हाउसेज बनाएं और यूरोप में वेयर हाउसेज। अच्छा सर, ये चीज़ चले मैं ज़रा, ये जो अप्रैल के अंदर बताया जा रहा है हमें कि हमारी एक्सपोर्ट्स का हजम जो है $2 अरब 46 करोड़ डॉलर था। अप्रैल में 4 बिलियन, सिर्फ अप्रैल में 4 बिलियन का आपका ट्रेड डेफिसिट, आप सोचें। अच्छा, और उसी में हमने 2 अरब और 46 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट की है, जिसमें हमारा आप 4 अरब डॉलर बता रहे हैं हमारा डेफिसिट है। नौरीन साहिबा, ये जो तिजारती खसारा बढ़ता चला जा रहा है और इन 11 माह में 34 करोड़ 76 मतलब इतना 34 अरब 76 करोड़ डॉलर का तिजारती खसारा बढ़ रहा है। हम कह रहे हैं, क्लेम ये कर रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं, हमारे कारोबार बेहतर हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी की डायरेक्शन ठीक है, तो ये तिजारती खसारा कैसे बढ़ रहा है? तिजारती खसारा तो बैकलॉग से चल रहा है ना, पुराना चल रहा है। बट जो वे फॉरवर्ड हम देख रहे हैं, जो पॉलिसीज के अंदर काम किया है डिफरेंट इदारों ने, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, इसकी एक अहम मिसाल में कल के एक इवेंट पे इट्स चाइना और पाकिस्तान का एक कंसोर्शियम कल लॉन्च हुआ है और बहुत ही मेगा पैमाने के ऊपर लॉन्च हुआ है। और उसके एवज पे तो नजर आ रहा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देख रही हैं एज एन इन्वेस्टर। लेकिन ये जो पुराना खसारे की बात करें, दैट इज अ पुराना बैकलॉग जिस पे आगे काम हो रहा है, प्रोवाइडेड हमारा एक और जो बहुत अहम मसला है कि हम एडहॉकिज्म पे चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, और इसको हमें एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एडहॉकिज्म के अंदर हमें अच्छा HR नहीं मिलता। हमारे पास अब जो लॉन्च हुआ है पाकिस्तान और चाइना का, इतना बड़े पैमाने के ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही है, पूरी चाइना की इकोनॉमी के जो बड़े की प्लेयर्स हैं, दे आर गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बिग YTO का जो कैंपेन चला रहे हैं लोग। तो आपको लॉजिस्टिक्स तो चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी चीजें आपको चाहिए। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ना कि लोकल बट इंटरनेशनल रिसोर्स भी चाहिए। फिर IT के अंदर हम वैसे तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहे हैं, बट IT के अंदर जो सबसे बड़ा
परेशानी का मसला है जो आप और हम सब दो चार हो जाएंगे अगर अगले कुछ दिनों में फिर इस्लामाबाद अगर बन गया नेगोशिएशन का हब, तो हमारा फिर से नेटवर्क बंद हो जाएगा, कनेक्टिविटी बंद हो जाएगी। तो इस चीजों को एड्रेस करना टाइमली मैनर के ऊपर, क्योंकि ये चीजें पाकिस्तान का पार्ट एंड पार्सल है, बीइंग ऑन अ डिप्लोमेटिक फ्रंट एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। तो उसके लिए जो बिजनेस कम्युनिटी है और जो आपके साथ जुड़े हुए डिफरेंट बिजनेस के मामलात हैं, तो उसको पहले से एड्रेस करना, क्योंकि ये चीज एक अलार्म बीप आपको ऑलरेडी पता है कि ये मेरे पास अगले 15 दिन बाद या 20 दिन बाद ये काम होना है मेरे साथ। तो उससे पहले उसका एमिकेबल सोल्यूशन होना चाहिए, ना कि एडहॉकिज्म पे हमें चलना चाहिए। तो उसके लिए रेलेवेंट लोगों को ट्रेन होके मार्केट में मौजूद होना होगा। अब वो उससे काम नहीं चलेगा आपका कि यार इसको देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। नो, इट विल नॉट हैपन लाइक दैट इन द कमिंग फ्यूचर। अच्छा, ये आपने अच्छा वैसे पॉइंट है। हमारी पॉलिसी की बात कर लें, मैं बार बार शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम रेंज इन पॉलिसीज़ का जिक्र भी कर रहा होता हूँ, मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट से इस पर बात हो रही होती है। ये एडहॉकिज्म है, सही बात है, अभी कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे क्या होगा, कैसे होगा, वो देखी जाएगी। लेकिन फिलवक्त चीज़ें ठीक हो जाएँ। वो जो फिलवक्त होता है वो लॉन्ग टर्म में ऐसा रप्चर क्रिएट करता है, ऐसा डैमेज क्रिएट करता है कि फिर आपकी इकोनॉमी के अंदर कहाँ कहाँ से लीकेज हो रही होती है, आपको वो पैचेस फिल करने में सालों लग जाते हैं। और जब तक हम उन पैचेस को फिल करते हैं वो नए पैचेस बन जाते हैं। हमारे इश्यूज़ ऐसे हैं कि अगर हम उन्हें ठीक करना चाहें तो शायद हम ग्रास रूट से, हम ऊपर से बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं, नीचे वाली बिल्डिंग कैसे बनेगी इसका कोई सोचता नहीं है। एफबीआर के सिस्टम्स हैं सारे, आप सारे हजरात कह रहे हैं वो ठीक होने चाहिए। एफबीआर के सिस्टम पर ठीक कैसे होने चाहिए ये गवर्नमेंट को सोचना है। आप लोग तो मशवरे दे रहे हैं। क्या कोई एक सर्टन पॉइंट है जिस पे हम बात करें कि टैक्सेशन को सहल और आसान कर दें, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू, इससे जान छुड़ाएं लोगों की। और ये जो हम एक गाली सी बना दी है कि तुम टैक्स पेयर नहीं हो, सब लोग किसी न किसी मद में, बिल की मद में कुछ भी करके टैक्स पे कर रहे हैं। तो लोगों को आसानी करें, जैसे इंग्लैंड में होता है, वन विंडो ऑपरेशन है, गए थोड़ा सा टैक्स पे किया, उसके बाद उन्हें नहीं पता कि आपकी उस विंडो के पीछे 60 डिपार्टमेंट है जहाँ टैक्स जाता है, यानी उन्होंने एक को देना है। मैं ज़रा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से हम वापस आएंगे, इस पर बड़ी डिटेल बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो आने वाला बजट है, अगर ये भी टैक्सेशन का बजट हुआ तो रिलीफ क्या है आवाम के लिए। नईम साहब, एफबीआर की जो लंबी चौड़ी डिटेल और लंबे चौड़े सवालात मैंने आगे रख दिए हैं, मुझे ज़रा बताएं 3-4, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना, 3-4 पॉइंटर्स ऐसे क्या हैं जिससे आवाम भी सुखी हो जाए और बिजनेस कम्युनिटी भी कहे जी हमें इसमें कोई परेशानी नहीं, आप टैक्स लें। क्योंकि सैलरीड क्लास ये कहती है सबसे ज़्यादा टैक्स हम भरते हैं, इन रिटर्न कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए ये जो बजट आ रहा है ना, ये बजट हर साल मैं तो इसको कहता हूँ ये बजट नहीं है, ये बजट फेस्टिवल है। क्योंकि बजट तो आपका गरीब आदमी के लिए हर महीने डरा रहे हैं, वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं ये बजट में हम बड़े अच्छे इकदाम करने जा रहे हैं। देखिए ना, वो जब इकदाम आएंगे आपको भी पता चल जाएंगे क्या होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इस मुल्क में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, अगर सियासत के बाद आप किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा बात होती है तो वो एफबीआर है। आपने जैसे भी बात की कि बाहर के मुल्कों में किसी को पता नहीं होता कहाँ एफबीआर है, कहाँ आईटीओ है, कहाँ डिपार्टमेंट है, कहाँ पे अपील करनी है, कहाँ पे टैक्स जमा करना है, सारी चीज़ें वन विंडो ऑपरेशन से सिंपल होती है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ने एक ऐसा नेटवर्क बना दिया है कि जिसमें पूरी की पूरी जो बिजनेस कम्युनिटी है और जो सैलरीड क्लास भी है, सारे के सारे उस जाल में आगे फंस गए हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, मिनिस्ट्रियों के आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी। कभी आपने मुझे बताया कोई ऐसा दिन आया कि गवर्नमेंट ने, अभी देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया था, सारे चैम्बर के प्रेसिडेंट वहाँ पे, सब लोग वहाँ मौजूद थे। तो ऐसे मौक़ों पर कहीं एक 10 साल की पॉलिसी अनाउंस होनी चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनको टारगेट देना चाहिए, उन्हें कहें जी जनाब इतने $60 बिलियन की हमें एक्सपोर्ट चाहिए, अब आप बताएं हमसे आपको क्या चाहिए, ताकि वो साल के एंड पे वो बिजनेस कम्युनिटी को भी सामने बिठाएं कि जी हमने, आपने जो मांगा था हमने आपको दिया। सर IMF के अच्छा अब देखें, देखिए सर अब मसला ये तो कहेगी हमें आप अभी आपने बात की कि ट्रेड डेफिसिट की हमने पहले बात की। अब देखो हमारा अलमिया क्या है, हमारा अलमिया क्या है कि जहाँ पे हमें इन्फ्लेशन थोड़ा सा होता है, एकदम IMF ड्रिवन बजट है तो IMF का प्रेशर आ जाता है। वो कहता है जी इम्पोर्ट को कंट्रोल करो, वो कहता है आप पॉलिसी रेट को कंट्रोल करो, वो कहता है कि जी आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करो। तो होता क्या है, जैसे ही इन्फ्लेशन होता है बैंक से स्टेट बैंक जो है वो पॉलिसी रेट में इजाफा कर देता है।
अभी आप देखें कि उन्होंने 100 बेसिस पॉइंट, अभी भी जो पॉलिसी रेट आई है डेफिनेटली उसमें कम से कम 50 बेसिस पॉइंट का मैं समझता हूँ कि इजाफा होगा। और जब आप जो है आप डिस्करेज करेंगे बिजनेसमैन को कि वो बैंक से पैसा ले और कारोबार करे और उसको 5-6% के ऊपर मार्केट पे काम मिले ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सके, जब ऐसा नहीं होता तो फिर आपका बिजनेस आगे जाता नहीं। और आपने अब समझ ये ली है कि अगला टारगेट आपने दे दिया 15.1 ट्रिलियन और पिछला टारगेट था आपका 14 ट्रिलियन, जो अभी तक उसमें 866 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। और अगर जून के महीने में भी शॉर्टफॉल होता तो आप 1 ट्रिलियन के शॉर्टफॉल पे जाते हैं। और अगला जब 15 ट्रिलियन पे आप जाएंगे जी, हल क्या है? हल ये है कि अभी देखें अभी बजट डिले हुआ और बजट डिले होने की मेन वजह ये है कि तो 4-5 दिन 6 दिन डिले होगा, 12 तक की इत्तलातें हो जाएगा। वजह मैं बताता हूँ, उसकी वजह ये है कि एक तो IMF की जो टर्म्स हैं उस पर एग्रीमेंट नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि आप अपना GST बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल 1% तो 250 अरब आपको वहाँ से आ जाएगा। अब वो कहते हैं कि सूबों को कहें कि ये एग्रीकल्चर के ऊपर वो जो है ना प्रॉपर टैक्सेशन करें। एग्रीकल्चर जो हमारी है उसमें 800 अरब रुपए का पोटेंशियल है टैक्स का, जो कि वो GDP का वो 21% है, जबकि वो टैक्स में वो कंट्रीब्यूट करते हैं तकरीबन 15 अरब रुपया। अब ये तो बड़ी ज़्यादती है ना। और इंडस्ट्री को आप देखें वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है और इसी तरह आपकी सर्विसेज जो है 50% ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। अब आपके बड़े बड़े छोटे ट्रेडर्स जिनकी जो आम ट्रेडर्स हैं जो लाखों की तादाद में हैं वो भी प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि उनके भी टैक्सेशन के डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट स्लैब्स हैं। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े होल सेलर हैं उनको गवर्नमेंट उन पर उस तरह हाथ नहीं डाल सकती, उस तरह गवर्नमेंट का निज़ाम ऐसा वाज़ेह नहीं है। तो जो इस वक्त गवर्नमेंट का और सूबों का यकसा निज़ाम नहीं है ना, आप ये कह रहे हैं यकसा निज़ाम नहीं है, सबके लिए एक जैसा नहीं है। अब टैक्स का गैर मुनसिफाना जो निज़ाम है आप इसको जब तक ठीक नहीं करेंगे, देखिए 64% टैक्स के ऊपर कोई बिजनेस नहीं चल सकता। इससे आप सैलरी क्लास की बात की, सैलरी क्लास में अभी 39.5% पर टैक्स है। आप बताएं एक सैलरी क्लास पे इतना टैक्स जो है वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो जब उसके बाद आपकी देखिए पेट्रोलियम लेवी के ऊपर आपने 1.7 ट्रिलियन का इस दफा टारगेट रख दिया। सर मैं इस पे करता हूं आपसे बात, उसका हल क्या है? कोई हल नहीं है। इसका आपने लेवी बढ़ानी IMF को पैसे अगर आपने दूसरी तरफ से नहीं लेने तो यहाँ से देने, टैक्स की बात पे इजी टारगेट है ना, ये आसान चीज है। मैं जरा नौरीन साहिबा, अभी बिजनेस कम्युनिटी और बिजनेस क्लास की बात हो रही थी, टैक्सेशन को लेके बात हो रही थी, क्या हाल है? अगर हम इस बजट में भी भारी भरकम टैक्सेशन देखें तो कैसे चलेगा निज़ाम? आम आदमी का क्या होगा? क्योंकि ये जो सैलरीड क्लास है, जिस बेचारी ने थोड़ा सा कमाना है, रेंट का घर है, क्योंकि यहाँ पे 70% लोगों का तो रेंट का ही घर है, रेंट भी देना है, बिजली के भारी भरकम बिल भी देने हैं, ग्रॉसरी भी करनी है, बच्चों की फीसेस भी देनी है। हर किसी के लिए तो गवर्नमेंट स्कूल है नहीं, और जिनके लिए है वहाँ पर जो पढ़ाई है वो सब जानते हैं। तो ये सारा काम हमने करना है। तो क्या ये आने वाला बजट टैक्सेशन का बजट होगा? और अगर टैक्सेशन का होगा तो क्या हम FBR रिफॉर्म्स पर कोई बात होती देख रहे हैं, जो सारी बिजनेस कम्युनिटी कह रही है, आम आदमी भी कह रहा है? सर इसके अंदर आप एक और अहम चीज भूल गए, पेट्रोल का भी खर्चा है, कम्यूट का, वो भी एक बहुत बड़ा बर्डन। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, बहुत ज्यादा। सर एज फार एज इसका जो कंसर्न है कि इस बजट में हम क्या देख रहे हैं, तो इस बजट की जो अभी 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई थी बिजनेस कम्युनिटी की, जिसमें हमारे चैम्बर के प्रेसिडेंट और गए हुए थे, तो वहां से तो बड़ी तसल्ली बख्श जवाब दिया है उन्होंने अभी तक कि वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर मजीद टैक्सेस नहीं लगाएंगे और टैक्स नेट बढ़ाएंगे, बेस बढ़ाएंगे। अब वो कैसे बढ़ाएगा ये अभी बिल्कुल एक कबल वक्त है कि इसके ऊपर कोई भी कमेंट हो, लेकिन उन्होंने ये दिलासा दिया है अभी कम्युनिटी को, बिजनेस कम्युनिटी को, कि हम आप पे मजीद बर्डन नहीं डालेंगे। अच्छा, कैसे? मुझे एक चीज बताएं नौरीन साहिबा, इसका एक जो मुझे आसान तरीका लगता है वो ये करेंगे कि जो लोग 50,000 कमाते हैं उन पे भी टैक्स लगा दें, बस यही हो सकता है कि वो भी टैक्स नेट में आ जाएं। और बिजनेस कम्युनिटी के पास तो 100 ज़राए हैं ना टैक्स बचाने के, और जो बड़े लोग हैं उनके पास तो 100 ज़राए हैं, फिर कैसे बढ़ाएंगे टैक्स बेस? सर ये मैंने इसीलिए कहा ना कि ये तो एक क्वेश्चन मार्क है कि टैक्स बेस कैसे बढ़ाएंगे। इसमें आएगा फंसेगा एंड ऑफ द डे आम आदमी, जिनको बस रिसोर्सेज नहीं है उतने कि वो कंसल्टेंट हाई फाई हायर करें और वो सारा कुछ काम करें।
क्योंकि हर किसी को पता है किस तरीके से रूल ब्रेक करने के लिए रूल मेकर्स के साथ कोलैब करना पड़ता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा मार्केट में प्रैक्टिस है। लेकिन फिर भी टैक्सनेट बढ़ेगा इस तरीके से, जैसे अब स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो स्टार्टअप्स को भी टैक्सनेट में लेके आएंगे, जो कितने सारे लोगों को ग्रांट मिल रही है उनको ला सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ा सर्कल हमने डिजिटल बैंकिंग की मद में हमने सारे एक CNIC के ऊपर सबको एडिक्ट कर दिया, कैशलेस बाजार्स के अंदर कैशलेस मार्केट हमने बना ली इतनी सारी। तो हमने एक डाटा इकट्ठा कर लिया है, आई मीन दी रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट ने एक डाटा इकट्ठा कर लिया है थ्रू द कैशलेस बाजार्स, जिसकी वजह से वही लोगों की अब आमदनी को आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्योंकि हमारे मुल्क में जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है। अब जैसे जो ट्यूशन टीचर्स हैं वो भी आपके अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा है। फिर आपके मुताबिक सलोन्स जो हैं वो, देखिए मैं नौरीन साहब एक बात बताऊं, कुछ रोजी रोटी के जराए ऐसे हैं वो मुस्तकिल नहीं है। कभी कोई एक ट्यूशन छुड़वा देता है तो दूसरी शुरू हो जाती है। वो बेचारे एक सर्टेन अमाउंट हर महीने नहीं कमा सकते, और ये सेम मसला ऑनलाइन काम करने वालों का भी है। तो ये तो मसले हम समझते हैं ना, लेकिन FBR तो पॉलिसी सबके लिए बनाता है ना। जो भी इदारा पॉलिसी बनाता है वो तो टेस्ट केस के ऊपर बनाते हैं। तो ये भी पॉलिसी इज येट टू बी कमिंग इनटू द पिक्चर, ये अभी आएगी, अभी आई नहीं है। बट वो टैक्स नेट चूंकि बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो टैक्स नेट तो जाहिर है अगर आप कैशलेस डाटा तो वहीं से आएगा ना सर। डाटा जितना भी गवर्नमेंट इदारों के पास है वो सब कैशलेस बाजार में जो डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं, तो उसमें मुताबिक एक प्लम्बर भी बैठा हुआ है, वो भी कहता है मेरे पैसे और कोई बात नहीं, आप मुझे मेरे इजी पैसा में भेज दें, जैज़ कैश में भेज दें। फिर और 2-4 और डिजिटल पेइंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहां से बहुत सारे लोगों का डाटा इकट्ठा हो चुका हुआ है और मजीद इज येट टू कम इनटू द पिक्चर। तो उसी से ही टैक्स नेट बढ़ेगा, इसके अलावा कोई तरीकाकार है नहीं। अच्छा, ये नहीं ये बात आपकी ठीक है, मैं एग्री हूँ इस बात से। आपने सही कहा कि ये जो अब इजी पे या जो भी एक हमारे पास सिस्टम्स मौजूद हैं या मींस मौजूद हैं जहाँ से पैसों की ट्रांजैक्शन होती है, वहाँ से आप इजीली अपना टैक्स नेट बढ़ाने के लिए एक डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। अब उसमें कौन है जो ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि भाई ये परमानेंट का काम नहीं है, ये तो कोई 2-4 हफ्ते में उनका कुछ आया था, और अक्सर तो कमेटियां भी इससे डल रही होती हैं। तो विद ड्यू ऑल रिगार्ड्स, तो आप कैसे इकट्ठा कर लेंगे कि जी ये इनका पैसा था, ये इनका। यहाँ प्रॉब्लम आती है कि आपके जब सिस्टम्स प्रॉपरली काम ना कर रहे हो ना, तो ये प्रॉब्लम। अब मुझे ज़रा बिजली को लेकर बात करनी है। फिक्स चार्जेस को लेकर पूरी आवाम परेशान है जब से ये बयान आया है। मैं ज़रा एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन हम ज़रा जब ब्रेक से वापस आएंगे, एक तो सोलर पे बात करूँगा कि इसकी हौसला शिकनी के बाद क्या शक्ल सामने आ रही है। दूसरा, आप कम बिजली खर्च करेंगे, आप पर ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, और ज़्यादा करेंगे तो बिजली ज़्यादा आएगा। ये मुझे समझ में नहीं आई बात। कैसे लोगों को ये समझाया जाएगा कि आप ये कर लें और ये ना करें? ये बड़ा एक मुश्किल मरहला है आवाम के लिए, जहाँ पर पेट्रोल इतना महंगा, बिजली महंगी, खाना पीना महंगा, रहना महंगा। अब हर चीज़ पे टैक्स है, सिर्फ दरख्तों पे रह गया टैक्स लगे। बिजली के बिल नौरीन साहिबा आप देख रही हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग परेशान हैं गर्मियों में। अब AC भी चलाने के लिए लोगों को एक कमरों में बैठना पड़ता है। अगर कोई एक आधा AC चला लें जिसके मीटर ज़्यादा नहीं लगे घर में, वो तो वैसे ही परेशान, उसके 450-500 यूनिट आ जाते हैं, 3-3 मीटर लगवाने पड़ते हैं। मुझे ये बताएं, ये ज़्यादा फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज़, कम बिजली खर्च करने वालों की भी हौसला शिकनी, अजीब से सिस्टम्स नहीं है? इसको थोड़ा आसान और बेहतर नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल बजट के किनारे पे हम ये बातें कर रहे हैं। तो इसको आसान होना तो चाहिए, लेकिन मुश्किल ये है कि ये आखिरी वक्त पे, मैंने कहा ना, हम एक एडहॉकिज्म के ऊपर ही हमेशा से चल रहे हैं। और पता नहीं, मैं तो अब बुजुर्गी में आ गई हूँ, जब से बचपन से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान इज इन अ वेरी खतरनाक सिचुएशन, और आज दिन तक भी हम उसी तरह से तबसरे सुन रहे हैं। और अब पहले सुनते थे, अब करने बैठ गए उनके उसी मामलात के ऊपर। The challenges are still going to be the same। जब तक सारे मसाइल हैं वो उसी तरीके से चलते रहेंगे। आम आवाम को आपको कमाने के जरिए देने हैं, बस एक्सपेंसेस की जो लिस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा हम बजट के अंदर दिखाते रहते हैं, लेकिन हम सब्सिडी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। हम किसी नई इंडस्ट्री के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे कि नया कोई जोन बनाते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं, उसमें आपको क्या फ़ायदे होंगे, कहाँ से कमाएंगे। अभी तक हम, मुझे एक चीज़ बताएं नौरीन साहिबा, क्या हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए हौसला दे रहे हैं नए लोगों को?
सर बिल्कुल भी नहीं दे रहे, हम मजीद परेशान कर रहे हैं। इतनी मुश्किल से खवातीन को हम ऑन बोर्ड किया है, हमने यूथ को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, बट चूंकि इतना ज्यादा एक बम फट जाता है एकदम से। वो लोग देखें, हम बीइंग इन द मार्केट फॉर सो लॉन्ग, तो हमें मालूम है कि हमने किस तरीके से चीजों को अमेंड करना है। जो नए बच्चा आता है, कोई स्टार्टअप आता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, वो बेचारा अभी सांस लेता है तो एक बम फट जाता है कि पेट्रोल बढ़ गया, फिर बेचारा थोड़ा सा आगे काम करते हैं। बिकॉज बिजनेसेस के अंदर आपका जो कस्टमर आपने बनाया है, तो वो इतनी जल्दी नैनो सेकंड्स के अंदर आपकी प्राइसेस को नहीं वो चेंज कर सकता, और लॉस में काम नहीं होगा। और एंड में फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे इस काबिल नहीं है या हमारे एंटरप्रेन्योर्स इस काबिल नहीं है कि वो काम कर सकें। तो आपको कहीं ना कोई सांस लेने की जगह, हाँ SDGs जो इन्होंने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बनाए हैं उसके अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, लेकिन कितने लोगों को रसाई है? SDGs में हर किसी को रसाई नहीं है। तो जिनको रसाई है वो कर रहे हैं, तो वो बहुत थोड़ी सी आवाम है जिसको फैसिलिटेशन थोड़ी हद तक मिल रही है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए कोई एक लेवल की चीज नहीं आ रही अप टिल नाउ, और उसके ऊपर आनी चाहिए। इस पे एक स्पेशल कमेटी बननी चाहिए जो कि हार्डकोर उन लोगों को जानती हो जिनके मसाइल है, और उसने वो मसाइल से दो चार भी हो, क्योंकि रिच बंदा बैठ के कमेटी में उन लोगों के लिए, उनके हक के लिए नहीं लड़ सकता। सही बात है। दैट इज व्हाट। अच्छा, बेहतर बात कही आपने कि अदराक तो हो ना आपको कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, वहाँ पर क्या मसाइल हैं। नईम साहब, ये जो हम सोलर सारिफीन की हौसला शिकनी शुरू कर रखी है और बिजली वाला मामला है, कैसे हम क्या रहे हैं बिल्कुल करीब बजट के? सर ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हमारे मुल्क में तकरीबन आप देखें कि एवरेज को तकरीबन 13 घंटे सूरज की रोशनी होती है, और हम उससे बग़ैर किसी जो है सरमाए के उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, बिजली हासिल कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट भी 2017 में इन्होंने ये पॉलिसी लेके आए जैसे भी है, और कहा जी कि आप सोलर लगाएं। अब जब सोलर लोगों ने लगाना शुरू किया, फिर इंडस्ट्रियों ने लगाना शुरू किया, 2 मेगावाट 3 मेगावाट 4 मेगावाट तक के यूनिट, 5 मेगावाट तक के यूनिट जो है इंडस्ट्री ने लगाए। अब हुकूमत कह रही है कि जी ये हमारे ग्रिड की जो हमारी बिजली फ़रोख्त नहीं हो रही, हमारी जो ग्रिड की बिजली है उसकी सेल जो है वो कम हो गई है। मैं आपको बताऊँ कि ये जो हाइडल है और सोलर है और विंड मिल, ये तीनों में पाकिस्तान में 50,000 मेगावाट का इजी पोटेंशियल अवेलेबल है। और इतनी तो रिक्वायरमेंट भी शायद पूरी हो आपको थर्मल की ज़रूरत ही नहीं रहेगी अगर आप इसको प्राइवेट सेक्टर को दे दें कि भाई चले आप लोग इसको चलाएं, आप बिजली प्रोड्यूस करें। और सोलर तो एक ऐसा सिस्टम है कि आप बड़े बड़े जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं या उनको कहीं कंपनीज बनाएं और वो सोलर को जो प्रमोट करें, तो आप यकीन करेंगे आपकी तो 70% जो आबादी रह रही है रूरल एरियाज़ में, उनको तो सोलर बहुत ही सूट करता है। और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर में सोलर का इतना बड़ा रोल है कि आपने डे टाइम पे उसको यूज़ करना है। डे टाइम में आपको ग्रिड की बिजली चाहिए नहीं, आप डायरेक्ट सन के सोलर के ज़रिए आप इरिगेशन कर सकते हैं। तो ये सवाई बदकिस्मती के कुछ नहीं है। और अगर गवर्नमेंट ने सोलर के ऊपर फर्दर टैक्सेशन की तो मैं समझता हूँ कि वो जो इनिशिएटिव था कि गरीब को फ़ायदा हो या छोटी सी एक तरफ रखेंगे जो बिजली के बिल हैं, इसका क्या करेंगे? बिजली के बिल तो इतने आ रहे हैं सर जी, अब तो फिक्स चार्जेस की बात करें। अब बड़ी सनत को कहेंगे जी कि आप जो 5,000 10,000 यूनिट यूज़ करते हैं हम उसकी बिजली सस्ते की, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री है जो कि कम्प्लीमेंट करती है बड़ी इंडस्ट्री को, जो उसके साथ साथ चलती है, तो आपके छोटी इंडस्ट्री को खत्म करना कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको बेहतर मदद देनी? मैंने कहा ना, डिस्पैरिटी इन टैक्सेशन, डिस्पैरिटी इन पॉलिसीज़, और कोई मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कैसी आप पॉलिसीज़ लेके आते हैं। आप तो इस पूरे मुल्क में लोगों को सोलर फ्री दें ताकि आपके सर से ये IPPs का बोझ उतरे। लोग अपनी, अब तो देखें, अब तो हाइब्रिड मॉडल आ गए हैं। अब तो लोग ग्रिड पे वो ग्रीन मीटर लगाते ही नहीं है, और वो कहते हैं एक दफ़ा हम खर्चा कर लें, चलो 10 साल हमारा गुजर जाएगा, तो बैटरी से साल लगा लेते हैं। अब देखिए आने वाले दिनों में बजाय इसके कि आप सैलरी जो तबका है उसको रिलीफ दें, आप इशाया ज़रूरियत पे टैक्स कम करें, आप पेट्रोल पे टैक्स कम करें, लेवी कम करें, नेटवर्क को जो है तोसी करें, टैक्स की शरह में कम करें। अगर आप ये काम नहीं करेंगे और ये इफेंट पार्ट में चले जाएंगे और आप कहते हैं अच्छा आज ऑन कर लो, आज ऑन कर लो, तो अच्छा एक और चीज़ भी है, पता नहीं ये किस वजह से है,
हमेशा से हम देखते थे कि सिंदड़ी आम जो है वो बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल इंडस्ट्री खत्म हो रही है इस वक्त अवेलेबल ही नहीं और शुरू में ही अवेलेबल नहीं है। खत्म हो रही है। देखें काश्तकार भी जो है वो परेशान है, उसको देखें गंदम इस साल कम होगी आपकी, पिछले साल गंदम जो है किसी ने खरीदी नहीं है उस रेट पे और काश्तकार जो है वो सब रो रहे थे। ये तो आप देखें कि आपकी गंदम में भी कहीं ना कहीं बुरान आने वाला है। हालांकि हम उस पे प्रोसेसिंग यूनिट बना के ज़राअत को बड़ा बेहतर और छोटी इंडस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं। ज़बरदस्त प्रोसेसिंग यूनिट बन सकते हैं, खासतौर पे ऑरेंज और मैंगो के पल्प निकाल के आप इसको खाली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सरगोदा में बहुत कुछ होता था, वो भी अब डाउनफॉल का शिकार है ना। मैं एक शॉर्ट सा व्यू इस पे, नौरीन साहिबा, ये जो छोटी इंडस्ट्री है, चले बड़ी को कुछ मराद मिल जाएंगी, छोटी का क्या होगा? उनके लिए तो बिजली महंगी होगी। सर उनके लिए तो मतलब ऑन अ वेरी लाइटर नोट, उनके लिए तो अल्लाह ही मालिक है उनका। प्रॉब्लम यही है, कोलैबोरेशन ही कर रहे हैं सर वो लोग सारे, और वो दुआ करें कि इस दफा कुछ ना कुछ हल निकले। बैटरीज खरीद के अपना कंबाइन करके कंसोर्शियम खुद ही अपनी मदद आपके तहत इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपस में कोलैब करके बैटरीज भी अपनी खुद लगा रही है ताकि जो सोलर से एनर्जी वो जनरेट करें वो अपने सिस्टम में लगा सकें, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। तो कोशिश में लगे हुए हैं सारे, लेकिन एसएमईज मुझे कोई अच्छी नजर नहीं आ रही। जो जाहिर है वो एक मजबूत पॉलिसी, वो जो आप एडहॉकिज्म का जिक्र कर रही थी ना, वो एक मजबूत पॉलिसी की हमें ज़रूरत है। नौरीन साहिबा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और नईम सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई हमारी आज इस पूरी इकॉनमी, इसके चैप्टर, आने वाले बजट को लेकर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।